गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में और साथ ही प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सभी के दिमाग में आता है कि प्रबंध क्यों, वाई मैनेजमेंट करने की क्या आवश्यकता है, क्या इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है या इम्पोर्टेंस है या इसके उद्देश्य क्या हैं। इन सभी चीज़ों का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम प्रबंध क्यों करें, प्रबंध की आवश्यकता क्या है। प्रबंध की आवश्यकता कई कारणों से होती है। इसमें मैं आपको एक बार फिर से प्रबंध की परिभाषा की ओर ले जाऊंगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि उपलब्ध साधनों का, ध्यान दीजिएगा, उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। मानसिक प्रक्रिया की हमने यहाँ पर बात की, पहले भी मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ। आज हम इस पर एक नए ढंग से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि एक डेफिनेशन है जिसमें है कि प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है, जिसमें कि व्यक्ति साधनों का प्रयोग करता है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करता है, यानी कि साधनों का ही नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है। यहाँ पे हम व्यक्ति, आपको पता होगा वैसे कि सभी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लाखों करोड़ों डिसीजन लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन कई सारे निर्णय लेता है। यहाँ हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि आप सोते हैं, जब मॉर्निंग में आपकी आँख खुलती है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ देर और सो लें, थोड़ा सा अलसा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर से उठ जाएंगे। लेकिन ये एक सेकंड आपने सोचा, आप सोने लगते हैं और तुरंत अगर एक थॉट आती है आपके दिमाग में कि आज आपको कॉलेज जल्दी जाना है, पहली थॉट, और इसके साथ जुड़ी हुई और भी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि अरे आज तो फाइल सबमिट करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम आपके दिमाग में आते हैं और तुरंत आपकी नज़र जाती है घड़ी की तरफ, और जैसे ही आप घड़ी को देखते हैं आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। पहले आप सोच रहे थे कि अलसा लेते हैं, तो आप उस पोस्चर में आते हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो उठना है, जल्दी जाना है, और जैसे ही आप इस बात की तरफ आते हैं, आप तुरंत निर्णय लेते हैं कि आपको उठना है, और जैसे ही आप उठते हैं, ये एक निर्णय आपने लिया। एक बहुत छोटी सी बात है बच्चे, एक निर्णय आप ले चुके, आप उठे, उठने के साथ साथ ही आपके दिमाग में हज़ार बातें चलती है, कितनी बजे घर से निकलना है, कैसे निकलना है। आप अगर व्हीकल से जाते हैं, अपने और व्हीकल से जाते हैं तो ठीक है, कोई छोड़ने वाला है, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो इस टाइम का मार्जिन भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कई बार हमारे निर्णय फटाफट बदल भी जाते हैं और हम नए निर्णय ले भी लेते हैं। जैसे रोज़ आप बस से जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं आपके पास टाइम मार्जिन पूरा है, उस वक्त अगर आपके पास टाइम मार्जिन नहीं होता है, आप फटाफट से अपना डिसीजन चेंज करते हैं। आप घर में किसी को कहेंगे कि आप मुझे ड्रॉप करके आइए ताकि जल्दी से जल्दी मैं पहुंच सकूं। तो इसी के साथ, उठने के साथ साथ एक पूरी सीक्वेंस बन जाती है निर्णयों की कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, इतने बजे घर से निकलना है और इतने बजे मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी। तो आपने कुछ सेकंड्स के अंदर कई सारे डिसीजन ले लिए हैं, और इन्हीं सारे डिसीजंस को लेकर के और उन पर आप काम करते हुए उन्हें क्रियान्वित करते हैं और कार्य आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य, हम बात उद्देश्य की कर रहे हैं, आवश्यकता, पर्पस, इंपॉर्टेंस, जो भी आप कहें कि हम प्रबंध क्यों करें, क्या ज़रूरत है प्रबंध की, ठीक है, कि उद्देश्य क्या है। तो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपलब्ध साधनों में अधिकतम संतोष प्राप्त करना, सामान्य शब्दों में, और उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए उनका नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन करना एवं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रबंध का एक मुख्य उद्देश्य हमारे सामने, अभी हमने बात की, हम कई सारे निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? निर्णय लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि परिवार में जितने सदस्य होते हैं उतने ही सदस्यों की अपनी अपनी अलग अलग कई सारी आवश्यकताएं होती है। जिस उम्र के व्यक्ति हैं
जिस उम्र के चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, जिस भी उम्र के व्यक्ति हमारे परिवार में हैं, या हम कहें जितने भी सदस्य हमारे परिवार में उस उम्र के हैं, उन सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और सभी की आवश्यकताएं पूरी होना आवश्यक होता है। हाँ, ऐसा होता है कि हम आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं। प्राथमिकता से तात्पर्य होता है कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसको हमें पहले पूरा करना है, ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसे कि बाद में भी पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध किया जाता है। अर्थात परिवार में जितने सदस्य हैं सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना परिवार के प्रबंधक या गृहिणी या मुखिया जो भी हम कहें उनका एक प्रमुख लक्ष्य होता है और प्रबंधक को यही काम करना होता है। क्या काम करना होता है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साधनों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उद्देश्य की। दूसरा उद्देश्य कि हमें प्रबंध क्यों करना होता है। पहला हमने पढ़ा सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकता या लक्ष्य, हम एक ही बात इसको समझ सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप आवश्यकता की बात करें या लक्ष्य की बात करें, सेम थिंग, क्योंकि वही हमारी आवश्यकता और वो ही आवश्यकता हमारा लक्ष्य बन जाती है। जैसे पढ़ना हमारी आवश्यकता है, स्टडी हमारी आवश्यकता है, शिक्षा हमारी आवश्यकता है। इसके लिए ग्रेजुएशन करना, फर्स्ट ईयर क्लियर करना, सेकेंड ईयर करना, थर्ड ईयर करना, जो कि आप अभी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? लक्ष्य बन जाता है। तो हर एक सदस्य की आवश्यकता की और लक्ष्यों की पूर्ति करना। अभी हमने बात की थी कि हम उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं और निरंतर ये आवश्यकताएं और ये जो लक्ष्य हैं निरंतर चलते रहते हैं। कभी भी ये आवश्यकता और लक्ष्य खत्म नहीं होते हैं। ये उस दिन खत्म होते हैं जिस दिन व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। उस दिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति की आवश्यकता और लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन में उस व्यक्ति की कोई अपनी आवश्यकता नहीं रह जाती है, जबकि वो ये सोचता है क्योंकि जब तक हम जीवित हैं हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है। कई सारे काम, कई सारे लक्ष्य और आवश्यकताएं हमारे दिमाग में होती है जिसकी पूर्ति करना की अनिवार्य हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है सारी आवश्यकताएं उसकी खत्म हो जाती है। तो निरंतर आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है क्योंकि आवश्यकताएं निरंतर उत्पन्न होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति निरंतर उसे करनी होती है और बराबर लक्ष्य की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। और हो सकता है कि एट ए टाइम उसके पास 4-4, 5-5 लक्ष्य हो जिनको कि वो प्राप्त करना चाहता है, तो वो उन सभी की ओर अग्रसर रहते हुए कार्य करता है। दूसरा उद्देश्य आ जाता है कि सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना या अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सीमित आय के साथ साथ मैं यहाँ सीमित साधन की भी बात करूंगी। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, सीमित आय की बात क्यों कही गई है और सीमित साधनों से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है। सीमित आय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति अर्न करता है वो बहुत सीमित मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है और उसको उससे अपना जीवन चलाना होता है और उसी के साथ वो अपना जीवन चलाता है। सीमित साधन एवं सीमित आय दोनों ही चीजें सीमित साधन, साधन व्यक्ति के पास सीमित है, आय एक प्रमुख साधन है। एक बात ध्यान रखें बच्चों, धन कमाना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता या साध्य नहीं हो सकता है। धन कमाना सिर्फ एक हमारा साधन मात्र है, धन एक साधन मात्र है। तो धन कमाना, व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि वह धन कमाएगा। धन कमाना एक लक्ष्य निर्धारित करना या धन को साध्य मान लेना सही नहीं है, क्योंकि धन एक साधन है। आय, धन एक साधन है। ये एक ऐसा साधन है जिससे कई साधनों को क्रय किया जा सकता है और हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। इसलिए सीमित आय में हर व्यक्ति की आय सीमित है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, चाहे कितने ही ऊंचे स्तर का हो, लेकिन उसकी नज़र में उसकी अपनी आय सीमित है। आय सीमित मतलब साधन सीमित, और साधन सीमित और आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित। तो सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध करना होता है। और क्योंकि हमने इसी की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उपलब्ध साधनों से ही जो हम
उन्हीं का नियोजन नियंत्रण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसे हम प्रबंध कहते हैं। उपलब्ध साधन, हर चीज़ के लिए आप साधन क्रय नहीं कर सकते। हाँ, एक साधन के आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे टेबल की, जब आप उस पर पढ़ते हैं, लिखते हैं या कोई भी ऐसा पढ़ाई का काम करते हैं तो वो आपके लिए बन जाता है स्टडी टेबल। जब आप उसे क्लीन कर लेते हैं, उस पर आप डिनर या लंच ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो बन जाता है आपका डाइनिंग टेबल। इसी तरह से उस पर आप ड्राफ्टिंग का काम, क्राफ्टिंग का काम और कई सारे काम एक टेबल पर किए जा सकते हैं। यानी कि एक साधन के कई सारे उपयोग होते हैं। और यही होता है कि उपलब्ध साधनों से, यानी कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन्हें प्राप्त करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना। एक और उद्देश्य होता है प्रबंधक का कि गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना। कुशलतापूर्वक संपन्न करना, हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है कि वह कोई भी कार्य करे तो कार्य ऐसा हो कि बहुत अच्छा हो। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? कुशलता की, चातुर्यता की ज़रूरत होती है। और चातुर्यता के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। मेरे पास साधन हैं लेकिन हो सकता है मुझे उन साधनों की जानकारी ही नहीं होता है। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति के पास साधन तो होते हैं पर व्यक्ति उन साधनों से अनभिज्ञ होता है, या फिर साधन है, उस साधन के एक उपयोग से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ होता है और उसके अन्य जो दूसरे उपयोग हो सकते हैं उनसे वाकिफ ही नहीं होता है। तो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करना और अच्छे से करने के लिए प्रबंध को पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रबंध का उद्देश्य होता है कि सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक आप संपन्न कर सकें। जैसे कि मैंने बताया था, साधन मानवीय भी होते हैं, अमानवीय भी। मानवीय साधन है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है, योग्यता है, तो उसको किस तरह से बाहर लाया जा सकता है और उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है, और किस तरह से अमानवीय साधनों का उपयोग करके, एक साधन के कई सारे उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा होता है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। बच्चे, ये बात बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि प्रबंध क्यों करते हैं, जिससे कि पारिवारिक स्तर बना रह सके। पारिवारिक स्तर कब बना रहता है? जबकि व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। लक्ष्यों की प्राप्ति से तात्पर्य, व्यक्ति ने एक लक्ष्य प्राप्त किया। जैसे हम आप ही का उदाहरण ले लेते हैं। आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, फिर आप सेकेंड ईयर में आएंगे, फिर आप थर्ड ईयर में आएंगे। धीरे 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 आपके स्तर में वृद्धि हो रही है। आपके स्तर में वृद्धि के साथ, क्योंकि आपके ज्ञान में वृद्धि, आपकी अभिरुचि में वृद्धि, आपकी कुशलता में वृद्धि, आपके कार्य करने के तरीकों में वृद्धि, और हो सकता है इसके जरिए आप जिस जॉब को पाना चाहेंगे उससे आपके स्तर में जो परिवर्तन आएंगे वो स्तर में परिवर्तन। तो प्रबंध करने से व्यक्ति के स्तर में परिवर्तन आता है, क्योंकि उसे साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है और किस तरह से किससे काम करवाना है यह चातुर्यता भी उसमें आ जाती है। तो परिवार के स्तर को बनाए रखने के लिए, जो है उसको बनाए रखने के लिए और अधिक स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से कि व्यक्ति को प्रबंध करना पड़ता है, वो है, अगर हम पहले के ज़माने की बात करें, आप जैसा अपने पेरेंट्स से या दादी नानी से सुनते होंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, और उनका ज़माना अगर आप सोच करके देखिए, उनकी बातों से जो आप समझते हैं, उनके अनुभव से जो आप सीखते हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो समय था वो बहुत ही साधारण और सरल था। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, आज हम अपने ज़माने की बात करते हैं, आप जिस समय में हैं उस समय की, उस युग की बात करते हैं, तो समय बहुत बदल चुका है। और पहले साधारण समय था तो साधारण लक्ष्य थे और सीमित साधनों में उन लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी। लेकिन क्योंकि जीवन और हमारे आसपास का वातावरण और सब कुछ बहुत जटिल हो गया है, और इस जटिलता के कारण साधन ऐसा नहीं कि कम हो गए हैं, साधन भी बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने साधन बड़े हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं और लक्ष्य बढ़ चुके हैं। फिर भी किसी भी हद में हम जाएं, कुछ भी हम सोचें, उस साधारण वातावरण में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता था और संतुष्ट महसूस करता था। आज के इस जटिल युग में व्यक्ति का संतोष प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे जटिल लक्ष्य ही यही है कि वह किस तरह से संतोष प्राप्त करे, संतुष्ट हो। ठीक है, तो जब साधारण वातावरण था
तो सीमित साधनों में लक्ष्य प्राप्त हो जाते थे। क्योंकि वातावरण जटिल हो गया है, हमारा एक्सपोज़र बढ़ गया है, सामान बढ़ गए हैं, साधनों की बहुत वृद्धि हो गई है, कितनी भी वृद्धि हो गई है, पर हमारी आवश्यकताएं भी इसके 10 गुना हैं। हमारे लक्ष्य इसके 10 गुना हैं। बहुत अधिक हमारे लक्ष्य हैं, हमारी आवश्यकता है, तो फिर भी साधन कैसे हुए? सीमित हुए। तो हमेशा इस सीमित साधन में असीमित लक्ष्यों को तो हमें प्राप्त करना ही है। यानी कि पहले साधारण वातावरण था, अब वातावरण कॉम्प्लेक्स हो गया है, जटिल हो गया है। और इस जटिल वातावरण में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि किसी एक व्यक्ति का अंतिम या चरम लक्ष्य क्या होता है? संतुष्टि, मन की खुशी, वो चीज़ जो उसे मिलनी चाहिए, मानसिक संतोष जो उसे प्राप्त होना चाहिए, वो उसका अंतिम संतोष होता है, अंतिम लक्ष्य होता है। तो इसके लिए व्यक्ति को प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने बात की कि व्यक्ति के सामने क्या क्या उद्देश्य होते हैं और प्रबंध वो क्यों करता है, प्रबंध किस उद्देश्य से करता है। हम फिर बात करते हैं, प्रबंध एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, लेकिन अपने आप में ये कई चीज़ों को जोड़े हुए रखती है, जैसे कि साधनों का प्रयोग करना, उनका नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना। और साधन कौन से? उपलब्ध साधन। यानी कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है उपलब्ध साधनों में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज हमने बात की प्रबंध क्यों किया जाता है, प्रबंध की क्या आवश्यकता है, इसका महत्व किस लिए है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।